तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस व्यक्ति की यदि आप कुंडली का फलादेश करते जा रहे हैं और आप उसकी आयु का निरीक्षण नहीं कर रहे कि ये व्यक्ति दीर्घायु है कि अल्पायु है कि मध्यम आयु है, तो इसका निरीक्षण हमको सब सर्वप्रथम अवश्य करना रहेगा। तो इसके लिए आचार्य कहते हैं कि आयु पूर्वम परिच्छेद पश्चात लक्षण से गतायुषाणाम तो मर्त्यानाम लक्षण ही किम प्रयोजनम। तो सबसे पहले हमें उस व्यक्ति की आयु का परीक्षण करना रहता है। अभी बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत आ रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत आ रहे हैं जी। अभी आवाज क्लियर आ रही है मेरी? हेलो। हाँ जी सर, अभी आ रही थोड़ी, मुझे तो आ रही है भाई, बाकी लोगों को मालूम आ रही है। अब बीच में बहुत म्यूजिक, बाजू में कुछ आवाज आ रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था कुछ। अच्छा, तो सर्वप्रथम हमें आयु का परीक्षण करना है इसी व्यक्ति का। तो आज हमारा जो विषय है वो है मारक विचार। तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे मारक के विषय में। तो मारक के विषय में हम हमारे आचार्य लघु पारसरी ग्रंथ में बताते हैं। सर आवाज बढ़ा सर, आवाज बहुत मधी है सर। सर आवाज मैंने पूरी कर रखी है सर। अभी देखिए आवाज पूरी आ रही है क्या? आ रही है सर। तो सर्वप्रथम आयु का निरीक्षण करने से करेंगे हम। तो इसके लिए हमें बताया गया है आचार्य ने लघु पारसरी ग्रंथ में कि अष्टम आयु स्थानम, एक कुंडली है, जन्म पत्रिका है, उसमें सर्वप्रथम उन्होंने कहा कि जो अष्टम स्थान होता है वो आयु का स्थान होता है। कौन सा स्थान होता है? आयु का अष्टम स्थान, अर्थात ये वाला जो भाव है वो कौन सा स्थान है? आयु का स्थान। आयु का स्थान अष्टम भाव को बताएगा। तो अब हमको क्या करना है कि अष्टम आयु स्थानम अष्टमम चयत, और वहां से आठवां स्थान, वहां से आठवां स्थान, तो हम यहां से ही गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात ये वाला भाव कौन सा भाव हो गया? ये तृतीय स्थान, दूसरा तीसरा स्थान हो गया। जब ये तीसरा स्थान आयु का एक स्थान ये भी माना गया है। आयु के स्थान 3 होते हैं, आयु के 3 स्थान बताए हैं। आयु के स्थान, आयु के 3 स्थान होते हैं, वो कौन कौन से? तीसरा, आठवां और 12वां। लेकिन जो मुख्य होता है वो होता है आठवां भाव। कौन सा भाव? आठवां। आठवें भाव को हम मृत्यु का भाव भी कहते हैं। कौन सा भाव कहते हैं? मृत्यु का भाव। कौन सा भाव? आठवां भाव। तो आयु पूर्वम परिच्छेद पश्चात लक्षण माद से गतायुषाणाम तो मध्यानाम लक्षण ही किम प्रयोजनम, अर्थात सबसे पहले हमें कोई भी व्यक्ति हो तो उसकी आयु का परीक्षण करना रहता है। यदि हम जन्म पत्रिका देख रहे हैं, कहीं इसका अरिष्ट तो नहीं है? अरिष्ट योगों के विषय में पूर्व में चर्चा हो गई होगी सर की कक्षाओं में। और तो आयु का परीक्षण करते समय तो तीसरा स्थान, आठवां स्थान, 12वां स्थान ये आयु के स्थान होते हैं। यदि हमको मारक स्थान का निर्णय होता है, मारक स्थान का निर्णय करना है, तो मारक स्थान के लिए बताया कि अष्टम आयु स्थानम
7वां स्थान है वो आयु का स्थान है, और उससे 8वां स्थान कौन सा होगा? तीसरा स्थान। अब तीसरा स्थान और 8वां स्थान, इन दोनों से जो व्यय स्थान होगा वो कौन सा कहलाएगा? इन दोनों से व्यय स्थान, इन दोनों का व्यय भाव, अर्थात इसका देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अर्थात ये वाला भाव सप्तम भाव। एक तो हो गया अष्टम भाव। फिर इससे तीसरा स्थान है, इससे व्यय भाव कौन सा होगा? यदि हम इससे देखेंगे व्यय भाव को तो इससे आएगा दूसरा स्थान। तो द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान ये दोनों कैसे होते हैं? मारक स्थान कहलाते हैं। द्वितीय और सप्तम स्थान ये मारक स्थान होते हैं। सर आवाज कि जब महादशा आती है तो आप जानते हैं कि आज के संसार में कोई व्यक्ति अमर है क्या? सारी चीज नश्वर है, कोई अमर नहीं, अर्थात मृत्यु तो होनी है। तो अब ये मृत्यु होगी कब? इसका विचार करने के लिए हमें जन्म कुंडली के माध्यम से हम ये भी विचार कर सकते हैं कि इस व्यक्ति का मार्गेश की महादशा में निधन हो जाता है, होता है कि नहीं होता? तो वो मार्गेश की महादशा अर्थात द्वितीय और सप्तम में इसकी जब महादशा आती है तो उसमें व्यक्ति का मृत्यु तुल्य, मार्गेश का मतलब होता है मृत्यु तुल्य परेशानी मिलना, मृत्यु तुल्य पीड़ा मिलना जातक को। तो उसमें उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, मृत्यु तुल्य पीड़ा, अर्थात मृत्यु भी हो जाती है कभी कभी। तो कभी मृत्यु तुल्य इतना परेशानी होता है जैसे एक्सीडेंट हो गया जातक का, जातक पीड़ित होकर के बेड पर पड़ा हुआ है, भुगत रहा है, तो और उसको मृत्यु तुल्य पीड़ा हो रही है पर मृत्यु नहीं हो पा रही है। तो इस प्रकार का निर्णय अपन जब द्वितीय और सप्तम स्थान की जब महादशा आती है तो उस समय व्यक्ति को परेशानी होती है। अब इन दोनों में भी ये कहा कि प्रबल मार्गेश कौन सा होगा? तो सबसे ज्यादा बलवान मार्गेश, तो उसमें बताया कि जो सप्तम स्थान होता है वो सबसे ज्यादा प्रबल मार्गेश होता है। अब इसके बारे में बहुत सारी बात में बताई गई है शास्त्र में कि जैसे कि यदि गुरु और जो शुक्र हैं यदि ये सप्तमेश होकर के बैठ जाएं, गुरु और शुक्र मान के चलिए, यदि ये सप्तमेश होकर बैठ जाते हैं तो सप्तम स्थान तो और तो कि शुक्र की जो यदि मेष लग्न का जातक है, मान मेष लग्न का जातक होने के कारण उसकी दूसरे भाव में तो कौन सी राशि आएगी? वृषभ राशि, वृषभ राशि आ गई। और सप्तम में शुक्र ग्रह है, यदि प्रबल मार्गेश होता है तो प्रबल मार्गेश कब होगा? शुक्र ग्रह यदि सप्तम में ही स्थान में जाकर के शुक्र बैठ जाता है तो वहां पर प्रबल मार्गेश हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो सप्तम स्थान को प्रबल मार्गेश बताया और दूसरा सप्तम स्थान शुक्र की राशि है, तो वहां पर यदि शुक्र बैठ गया तो शुक्र क्या है कि वहां पर उसका तुला राशि जो है वो सप्तम स्थान में आएगी मेष लग्न की जातक की कुंडली में, तो वहां शुक्र का वो स्वक्षेत्र राशि हो जाती है। अब स्वक्षेत्र जब कोई ग्रह बलवान कब होता है? अपने स्वक्षेत्र में हो, त्रिकोण में हो, उच्च में हो, तो नवमांश में हो तो ग्रह बलवान होता है। तो उसी प्रकार से शुक्र की यहाँ पर सप्तम राशि पड़ेगी तो शुक्र क्या हो जाएगा? बलवान हो जाएगा और बलवान हो जाएगा तो प्रबल मार्गेश बैठ जाएगा। इसको कहते
कहते हैं प्रबल मार्केश सप्तम स्थान को। और भी इसमें ये बताया कि बुध अल्प मारक होता है, बुध अल्प मारक भी होता है, और उससे भी अल्प मारक होता है चंद्रमा। प्रबल मारक भाव बताया सप्तम भाव। अब इसके विषय में और भी चर्चा हम करते हैं कि सर मारक का मतलब क्या, मतलब उस समय उसकी मृत्यु का बने का चांस? हाँ, मृत्यु तुल्य पीड़ा होगी। मारक अच्छा। का मतलब व्यक्ति निकल भी जाएगा, मर भी जाएगा। हाँ जी। तो जैसे मेष लगन की कुंडली आपने सप्तम भाव में बताया कि शुक्र विराजित, तो अगर लगन में विराजित हो तो? क्या? अगर लगन में शुक्र विराजित है मेष लगन की कुंडली में और शुक्र की महादशा आ जाती है, तब क्या विचार करेगी? तब भी विचार वही होगा, तब भी विचार वही होगा। जी जी। क्या होता है कि एक तो महादशा होती है, एक अंतर्दशा होती है, एक प्रत्यंतर दशा होती है। तो इसमें कहीं ना कहीं से उस समय उस व्यक्ति को परेशानी होती है, एक्सीडेंट हो जाना, कोई रोग उठना, कोई रोग हो जाना, तो उस समय पीड़ा होती है। सर इसमें राहु और केतु भी आते हैं क्या ग्रह फिर? नहीं, राहु केतु इसमें मारक में चर्चा इनकी नहीं, क्योंकि उनकी इसमें दशा रहती है ना सर। नहीं, राहु इसमें ऐसा होगा जैसे सर बता रहे हैं, शुक्र में मान लो राहु की दशा आ गई तो ज्यादा मृत्यु तुल्य, तब मृत्यु आ सकती है। केतु है तब आ सकती है, शनि है तब आ सकती है। जब शुक्र में पाप ग्रहों का अंतर आएगा तो तब कष्ट ज्यादा होगा, ऐसा माना जाए। अशुभ ग्रहों की जब जब महादशा आती है तो उस समय व्यक्ति को उस समय परेशानी अवश्य। तो उनके नक्षत्र में वो हो सकता है क्या? वो क्या चीज? नक्षत्र में भी ये हो सकता है क्या? नक्षत्र जब चालू हो उसका, नहीं, उन ग्रहों का? नहीं, अच्छा। नक्षत्रों में भी होती है परेशानी। जो ग्रहों के जो नक्षत्र हैं उनमें भी होती है परेशानी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। नक्षत्रों में भी तो उस समय उन जो नक्षत्र के जो स्वामी है उनके नक्षत्र हैं, तो उनके वैदिक मंत्रों का जप कराने से व्यक्ति को तुरंत लाभ मिलता है। ठीक है, तो मारक के विषय में बहुत सारी बातें हैं तो यहाँ इन्होंने बताई हैं। हरिओम। प्रबल मारक होते हैं जी। हरिओम जी, योगेश सर आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ जी। हाँ ठीक। 1 मिनट मैं थोड़ा लेना चाहता हूँ। जैसे अभी मारक के विषय में चर्चा चल रही है, तो कुछ प्रश्न किसी का था मेष लग्न के बारे में, शुक्र की उसमें बात आई थी। जी किसका जी प्रश्न था ये? सर हमारा प्रश्न था ये ना। हाँ जी, अंजलि जी का। सर देखिए रजनी रोजी जसरोटिया। हाँ ठीक है। हाँ, तो आपने जो प्रश्न किया है, जैसे अभी तक मारक की बात हो रही है, तो सिर्फ द्वितीय और सप्तम भाव से हम यहाँ पे विचार कर रहे हैं, जैसा कि सर ने बताया अभी, और उसमें भी प्रबल मार्केश की बात आ रही है। ये जो मेष लग्न की कुंडली में जो मारक की बात आएगी, तो उसमें देखिए प्रत्येक लग्न की कुंडली में मारक आपका अलग हो जाएगा। हाँ? जैसे द्वितीय और सप्तमेश मात्र को ही मार्केश कहा है जी। मतलब जो दूसरे भाव का और 7वें भाव का स्वामी होगा वो आपका मार्केश होगा। लेकिन यहाँ पे जो पाराशर जी हैं वो सप्तम भाव का जो मार्क है उसको प्रबल मार्केश कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका कारण है, देखिए अष्टम भाव जो है बिल्कुल उसके पास में है। मूलतः हम उसको अष्टम भाव से ही मृत्यु का यहाँ पे विचार कर रहे हैं, और अष्टम से अष्टम होने के कारण वहां पे तृतीय से भी उसका विचार कर रहे हैं। तो मूल तो वहां पे अष्टम है, और सप्तम भाव का जो स्वामी है वो प्रबल मार्केश के रूप में हम ले रहे हैं। दूसरी बात है यहाँ पे, जैसे मेष लग्न की कुंडली की, तो उसमें एक और चीज है, यदि उसमें मंगल की भूमिका रहती है
तो उसमें मंगल देखिए लग्नेश और अष्टमेश हो जाता है। जरूरी नहीं है कि आपका द्वितीय से और सप्तमेश ही मार्ग करे, कभी कभी अन्य ग्रह भी इसका सहयोग करते हैं। जैसे मार्ग ग्रह की जो दशांतर दशा में अष्टम की दशा आ जाती है, 12वें की दशा आ जाती है, तो ये भी वहाँ सहयोग करते हैं। और राहु केतु की बात है तो वो भी इसमें पूर्ण सहयोग करते हैं। जब वो अष्टम का राहु इसमें बहुत बड़ा कारण बनता है, दुर्घटना इत्यादि का, मृत्यु इत्यादि का, ऑपरेशन का इत्यादि बहुत सारे उसमें कारण होते हैं। तो जो ग्रह से हमें विचार करना है आगे, ठीक है। जी। तो मारक की जहां तक बात आएगी तो हमें सिर्फ 2 भावों को ही देखना है। अन्य ग्रह योग रहेगा तो जिसमें हम उसके आधार पे दशा अंतर दशा के आधार पे उस पे चर्चा करते हैं, ठीक है ना। जी 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 सर, कंटिन्यू कर सकते हैं सर। और भी बहुत सारी बातों में बताया गया है कि, और भी यहाँ पर ये बताया गया है कि दोनों मारक स्थानों के स्वामी ग्रहों अर्थात द्वितीयेश और सप्तमेश की जो महादशा आती है उसमें क्या होता है, मृत्यु संभव होती है। अन्य ग्रह यदि शुक्र गुरु आदि को भी मारक बताया गया है तो इनकी भी महादशा में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मारक स्थान में स्थित होने पर इनकी मारकता और बढ़ जाती है। अतः मारक स्थान स्थित मारक केशों की अथवा योगेश सर की आवाज सभी लोग सुन पा रहे हैं? धीमी आ रही लेकिन सुन रहे हैं। मेरी तरफ से आवाज पूरी है और तो मैं इसमें फुल आवाज है मेरी। आवाज नहीं आ पा रही है क्या? आ रही सर। क्या बात? इन सभी Recording in progress. अब इन्होंने एक चीज ये कहा कि यदि लग्नेश और अष्टमेश, इसमें इन्होंने ये दीर्घायु, मध्यमायु और अल्पायु योग बताए। तो इनके विषय में आज हम जानकारी करते हैं कि दीर्घायु व्यक्ति कब होता है, अल्पायु कब होता है, मध्यमायु कब होता है। तो इसके विषय में हम देखते हैं कि सर क्या ये पीडीएफ में दिया गया है? हाँ ये है विषय। अच्छा, क्या नाम से है, मतलब टाइटल क्या है? मारक विचार, मारक। अच्छा, ओके, थैंक यू। तो अब इसमें हम देखेंगे कि दीर्घायु, मध्यमायु और अल्पायु ये होता कब है जातक, तो उसके विषय में ग्रहों से हमको देखना पड़ेगा। तो जो अष्टमेश और लग्नेश इनकी मुख्य भूमिका रहती है। क्यों? क्योंकि लग्न स्थान शरीर है तो लग्नेश की मुख्य भूमिका रहेगी। और अष्टमेश तो अष्टम भाव मृत्यु का भाव है तो उससे उसकी मुख्य भूमिका रहेगी। तो इनसे क्या अल्पायु, मध्यमायु और दीर्घायु योग का निर्णय करना है हमको। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दीर्घायु योग, दीर्घायु, फिर बताया मध्यमायु, मध्यमायु, मध्यमायु और फिर बताया अल्पायु, फिर बताया अल्पायु अर्थात उसकी आयु बहुत अल्प है, बहुत कम। तो दीर्घायु योग, दीर्घायु योग यदि लग्नेश चर राशि का लग्नेश है और स्थिर राशि का है, यदि फिर चर राशि का लग्नेश है और चर राशि का लग्नेश है, लग्नेश, और अष्टमेश भी यदि चर राशि का अष्टमेश है
अष्टमेश अष्टमेश स्थिर राशि का है। अष्टमेश और द्विस्वभाव राशि का अष्टमेश है। द्विस्वभाव राशि तो हमको ये तो पता है कि स्थिर राशि कौन कौन सी, स्थिर राशि कौन कौन सी, द्विस्वभाव राशि कौन कौन सी होती है। तो लग्नेश चर राशि का लग्नेश और चर राशि का अष्टमेश होगा तो व्यक्ति दीर्घायु होगा। यदि लग्नेश चर राशि का है और अष्टमेश स्थिर राशि का है तो व्यक्ति कैसा होगा, मध्यम आयु का। और लग्नेश चर राशि का है और द्विस्वभाव राशि का अष्टमेश है, अष्टमेश द्विस्वभाव राशि का है तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, अल्पायु कारक हो जाएगा। अष्टमेश तो व्यक्ति अल्पायु होगा। एक तो ये हुआ। फिर और भी बताया कि यदि स्थिर राशि में लग्नेश है, स्थिर राशि का कौन है, लग्नेश, लग्नेश और द्विस्वभाव राशि का अष्टमेश है, द्विस्वभाव राशि का अष्टमेश, अष्टमेश अष्टमेश द्विस्वभाव राशि का है तो स्थिर राशि का लग्नेश है, स्थिर राशि का लग्नेश, लग्नेश और चर राशि का अष्टमेश है, चर राशि का अष्टमेश है और स्थिर राशि का लग्नेश है, स्थिर का लग्नेश, लग्नेश स्थिर राशि का लग्नेश है और स्थिर का अष्टमेश है, अष्टमेश, अष्टमेश तो व्यक्ति अल्पायु का होगा। और यदि द्विस्वभाव राशि का लग्नेश है, द्विस्वभाव राशि का लग्नेश है द्विस्वभाव राशि का लग्नेश है और स्थिर राशि का अष्टमेश है, स्थिर राशि का अष्टमेश है, स्थिर का अष्टमेश, स्थिर राशि का अष्टमेश है और द्विस्वभाव राशि का लग्नेश है, द्विस्वभाव राशि का लग्नेश और द्विस्वभाव का अष्टमेश, द्विस्वभाव का अष्टमेश, अष्टमेश तो व्यक्ति मध्यम आयु का होगा। और यदि द्विस्वभाव राशि का लग्नेश है, द्विस्वभाव का लग्नेश है, द्विस्वभाव का लग्नेश द्विस्वभाव का लग्नेश है और अष्टमेश चर राशि का है तो व्यक्ति अल्पायु होगा। इस प्रकार का ये दीर्घायु, मध्यमायु और अल्पायु योग होते हैं। और भी इन्होंने आयु छीण करने वाले योग बताए, जैसे इन्होंने कहा कि केंद्र स्थान, त्रिकोण स्थान व अष्टम में अशुभ ग्रहों का होना, ये भी आयु छीण करने वाला योग है। केंद्र स्थान, त्रिकोण स्थान व अष्टम स्थान में यदि अशुभ ग्रह हैं तो वहां पे भी आयु छीण हो जाती है। मृत्यु भाव अर्थात मृत्यु भाव होता है जो अष्टम भाव में
चंद्रमा हो, चंद्रमा मृत्यु भावगत भाव में स्थित चंद्रमा केंद्र या अष्टम भाव में केंद्र या अष्टम भाव में अशुभ ग्रह हो, अष्टम भाव में अशुभ ग्रह हो तो वह योग भी आयु क्षीण करने वाला होता है। अमावस्या में जन्म होना भी आयु क्षीण करने वाला योग बताया गया है। या मृत्यु भागों या राशि संधि में जन्म होना भी आयु क्षीण करने वाला योग होता है। लग्न चंद्रमा और उस राशियों पे अशुभ ग्रहों का होना, इनकी निर्बलता का होना भी आयु क्षीण करने वाला योग होता है। तो इस प्रकार से आयु क्षीण करने वाले योग होते हैं। अब आयु वृद्धि के और ग्रह बताए हैं कि लग्न व लग्नेश व चंद्रमा का बली होना। सर ये जो आयु क्षीण के बताए ना आपकी, इसकी एक ना मतलब फोटो पिक्चर बना के ना वहाँ डाल दोगे आप, मैं आपको है ना, क्योंकि थोड़ा सा सुनने में थोड़ा रह गया है, तो आप जरा जी ठीक है। तो इसके फोटो में मैं सेंड कर दूंगा किताब से, फोटो खींच करके ग्रुप में, तो आप इसमें से देख लेना, ठीक है। तो आगे अब हमारा जो विषय है वो है राजयोग। राजयोगों पर वैसे आपकी जो और भी चर्चा वहाँ हो गई थी, शुभम सर ने आपको बताए थे राजयोगों के विषय में। तो और भी हम यहाँ जो लघु पारक्षरी में भी राजयोग बताए गए हैं, तो उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उनके विषय में बताया गया है, राजयोगों के विषय में, कि राजयोग का मतलब होता है राजा की तरह व्यक्ति का जीवन जीना। अब उसमें ये देखना है कि व्यक्ति मैं जब आपकी जो अंतिम में चर्चा चल रही थी विपरीत राजयोग इत्यादि सारी चीज़ों की, तो उस समय मैं भी जुड़ा था थोड़ा। तो राजयोग कब मिलता है व्यक्ति को, ये सब जानकारी इत्यादि ये सब इसमें से मैं आपको फोटो खींच करके सेंड कर दूंगा। तो वो आप देख लेना कि राजयोग कब प्राप्त होगा व्यक्ति को। तो अभी बताया है जैसे कि निवसिताम वेदेन तावो धर्म कर्मणो एकत्रन तरोवापि वसिष्ठोद्योग कारको। ये अर्थात धर्म भाव जो होता है वो होता है नवम भाव। नवम भाव का किसमें होना, दसम भाव में होना। नवम भाव के स्वामी का दसम में होना। तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 मिथुन लग्न की ये कुंडली है जातक की। तो इसका भाग्य भाव हो गया अर्थात नवम भाव। और फिर हो गया दसम भाव का स्वामी कौन हो गया, गुरु हो गया। तो नवम भाव और दसम भाव इन दोनों के स्वामी यदि स्थान बदलकर स्थित हो अथवा दोनों परस्पर एक दूसरे की राशि में बैठे हो तो ये क्या हो जाएगा, राजयोग हो जाएगा। फिर और बताया कि
दशमेश और भाग्येश ये दोनों एक ही भाव अर्थात दशम भाव में बैठे हों तो ये भी एक राजयोग होता है। फिर कहा इन्होंने कि ये दशम भाव का स्वामी नवम भाव में, नवम भाव का स्वामी 10वें घर में होता है तो भी राजयोग होता है। इन दोनों का संबंध चल रहा है, या तो ये कहां पर हो, एक दूसरे की राशि में बैठे हों, या फिर दोनों दशम भाव में बैठे हों, ठीक है, या नवम भाव में बैठे हों, तो ये क्या होता है, उत्तरोत्तर राजयोग बली होता है। और नवम स्थान सभी त्रिकोण स्थान में बली होता है। त्रिकोण स्थान 5वां स्थान 9वां स्थान बताया है, तो 9वां स्थान जो होता है वो अत्यधिक बलवान होता है। दशम भाव सभी केंद्र स्थान में बलवान माना गया है। केंद्र स्थानों में सबसे ज्यादा बलवान जो होता है वो दशम स्थान माना गया है। अब त्रिकोण केंद्रों के आधार पर ही ये मतलब राजयोगों का संबंध बताया गया है। तो और भी कहा इन्होंने राजयोगों के विषय में, त्रिकोण अधिपतियों मध्ये संबंधी येन चेत केंद्रनाथस्य बलिनो भवेद्यदि सुयोगकृत भवेद्यदि सुयोगकृत, कि यदि केंद्र स्थान का स्वामी ग्रह का संबंध बलवान त्रिकोण के स्वामी अर्थात नवमेश से संबंध हो तो राजयोग कारक होता है। किसी भी त्रिकोण का बलवान केंद्र स्थानेश अर्थात 10वें भाव से यदि उसका संबंध होता है तो वह कैसा होता है, उत्तम योग होता है। बहुत ही अच्छा योग माना गया है। त्रिकोण का बलवान होना, त्रिकोण का बलवान केंद्र के स्वामी के साथ अर्थात दशमेश से संबंध होने पर वह एक बहुत सुंदर राजयोग होता है। कि किसी भी केंद्र स्थान के स्वामी ग्रह का संबंध बलवान त्रिकोणेश अर्थात नवमेश से संबंध हो तो राजयोग होता है, अथवा पूर्वोक्त सभी केंद्र त्रिकोणेश संबंधों से उत्पन्न राजयोगों में से योग कारक ग्रह यदि बलवान हो तो उत्तम योग होता है। बलवान केंद्रेश यदि किसी एक त्रिकोणेश से संबंध करे तो भी एक उत्तम योग होता है। यदि साथ ही त्रिकोणेश दूसरे त्रिकोणेश से भी संबंध करे तो अति सुंदर अविचारित रमणीय यानी बिन मांगी मुराद मिलने वाली स्थिति बने। भाव की दृष्टि से बली, अपनी स्थिति से बली, यदि भावे सत्य के आधार पर केंद्रेश की बलवत्ता का निर्णय करें तो सभी केंद्रों में दशम स्थान बलवान माना गया है। अतः बलवान केंद्र से मतलब केवल से ही होगा। इस प्रकार से और भी एक योग बताया कि अपनी स्थिति से यदि बलवान माना जाए, यदि बली माना जाए तो योग कारक केंद्रेश अपनी राशि, मूत्रकोण राशि, उच्च राशि, इन नवांशों की स्थिति होने पर भी यह योग बनता है। योग बनाएगा तो ये राजयोग की श्रेणी में उच्च कोटि की में आएगा। तो राजयोगों में और भी राजयोग बताए हैं कि लग्न स्वग्रही लग्न में हो, नवमेश
ये भी लग्न स्वग्रही लग्न में होना भी एक राजयोग की श्रेणी में आता है। अन्य श्रेष्ठ योग भी बताए हैं कि केंद्र त्रिकोण अधिपतियों रेखत्य योग कारकौ अन्य त्रिकोण अधिपतिना संबंधो यदि किम परम। यहाँ ये कहते हैं यदि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी कोई एक ग्रह होता है तो वह योग कारक होता है। केंद्र और त्रिकोण का स्वामी कोई यदि एक ही ग्रह हो तो वह योग कारक माना जाता है। केंद्र का और त्रिकोण का स्वामी यदि एक ग्रह हो जाए तो वह योग कारक माना गया है। और भी कहा है कि यदि वह केंद्र त्रिकोणेश दूसरे त्रिकोण के स्वामी के साथ संबंध अवश्य करता है तो फिर वह मणिकांचन संयोगवत बहुत श्रेष्ठ योग बनता है। यदि केंद्र त्रिकोणेश दूसरे त्रिकोणेश से भी यदि संबंध करता है तो यह श्रेष्ठ राजयोग बनता है। यहाँ पर एक अन्य योग प्रकार बताया जा रहा है यदि केंद्र त्रिकोणेश से संबंध करे उस संबंध से बनने वाले योगों के विषय का पिछली जो आपको हम जो अभी बता रहे थे तो वो सभी में विस्तार पूर्वक विवेचन बताया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि एक ही ग्रह यदि केंद्र के स्थानों में से किसी एक का और साथ ही त्रिकोणों में से किसी एक स्थान का स्वामी हो तो वह ग्रह भी अच्छा योग कारक होता है। योग अर्थात सुख फल से जातक को जोड़ना। ऐसी स्थिति कर्क राशि जब लग्न होती है तो मंगल के लिए बनती है। मंगल वहां पर त्रिकोण का स्वामी भी होता है और दशम भाव का स्वामी भी होता है मंगल, पंचम का और दसवें भाव का स्वामी मंगल होने के साथ साथ और वहां पर वो स्वक्षेत्री उच्चादि राशियों में स्थित होने पर भी तो और बलवान हो तो वह बहुत अच्छा सुख देगा, यह निश्चित है। मंगल यदि त्रिकोण का स्वामी दसवें भाव का स्वामी हो जाए और यहाँ पर वो यदि उच्च का बेटा हो मंगल या स्वक्षेत्री बेटा हो या मूल त्रिकोण राशि का बेटा हो तो ऐसी स्थिति में वह मंगल बहुत शुभ फल देगा। इसी प्रकार से सिंह लग्न में भी सिंह लग्न की यदि कुंडली है तो चौथा भाव और नवम भाव नवमेश मंगल योग कारक सिद्ध होगा। यदि यह केंद्र अथवा त्रिकोण में स्वक्षेत्री मूल त्रिकोणी अथवा उच्च राशिगत हो तो कैसा होगा, सुखदायक सिद्ध होता है। तो ऐसी स्थिति जब त्रिकोण का स्वामी और केंद्र का स्वामी होने पर बनती है तो ये भी एक श्रेष्ठ राजयोग की श्रेणी में आता है। इस प्रकार से ये हमको देखना है। अब राहु केतु का योग कारकत्व यदि केंद्र त्रिकोणे व निश्चिताम तमो ग्रहु नाथे नान्य तरज्यो संबंधा उद्योग कारको। राहु केतु यदि केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित हो, राहु व केतु यदि केंद्र में स्थित हो अथवा त्रिकोण स्थानों में स्थित हो तो केंद्र में स्थित होकर यदि वह त्रिकोण के स्वामी के साथ संबंध स्थापित करता है अथवा त्रिकोण में स्थित होकर केंद्र के स्वामी से यदि संबंध करता है तो ऐसी स्थिति योग कारक बनती है। पहले बताया जा चुका है कि राहु या
केतु जिस स्थान में स्थित हो उस भाव के स्वामी के अनुसार ही वो क्या देते हैं, फल देते हैं। अर्थात राहु केतु के भाव साचार्य से फल देते हैं। जिस स्थान में स्थित हो तो ग्रहों का संबंध होता है। ग्रहों के ठीक है। 4 प्रकार के संबंध बताए गए हैं। आपको किसी को जानकारी है क्या कौन कौन से वो संबंध होते हैं? ग्रहों के संबंध कोई बता सकता है? मैत्री पूछ रहे हैं क्या सर? नहीं, ग्रहों के संबंध होते हैं। आपको, आप में से किसको जानकारी है ग्रहों के संबंधों की? हाँ सर, क्षेत्र संबंध, दृष्टि संबंध, स्थान परिवर्तन, 3 तो ध्यान है। और एक और कोई संबंध है? हाँ सर, वो ध्यान नहीं है सर। अच्छा, चलिए, बहुत सुंदर आपने बताने का प्रयास किया। एक तो होता है सावस्थान संबंध। जब 2 ग्रह एक स्थान में स्थित हो तो उनमें सावस्थान अर्थात एकत्र स्थित होना ही उनका क्या कहलाता है? सावस्थान संबंध कहलाता है। सावस्थान संबंध। एक होता है दृष्टि संबंध, एक होता है क्षेत्र संबंध, एक होता है स्थान दृष्टि संबंध ग्रहों का। ये 4 प्रकार के संबंध ग्रहों के बताए गए हैं। तो इनको हमको देखना है। अब ये एक और बताया, तो यदि इन संबंधों के विषय में अपन को अवश्य जानकारी, जब फलादेश के जो सिद्धांत हैं, फलादेश के जो नियम हैं, तो इन संबंधों को भी ध्यान में रखना है। राहु केतु के विषय में और भी यहाँ बात बताता हूँ मैं आपको। केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित होने पर निसर्ग अशुभ केंद्रेश की राशि में अशुभ व त्रिकोणेश की राशि में शुभ हो जाती है। शुभ केंद्रेश की राशि में सब फलदायक होते हैं। यदि केंद्र के स्वामी व त्रिकोण के स्वामी ग्रह साथ में तीसरा, छठवा, 8वां भावों का भी अधिपति हो तो राहु और केतु की अशुभता भी आ जाएगी। यदि ये दोनों तीसरा, 9वां, 11 स्थानों में हो तो सामान्यतः शुभ होंगे, क्योंकि इस स्थिति में इनमें से एक तो त्रिकोण का व दूसरा 12वें भाव में सम होगा। अष्टम में सदैव अशुभ ही रहेंगे ये। यदि इनके साथ अन्य कोई और ग्रह होता है तो उसके लिए कहा है कि यदि अशुभ केंद्र के स्वामी व त्रिकोण के साथ सदा शुभकारी रहेंगे। शुभ केंद्रेश के साथ होकर यदि त्रिकोणेश से युक्त हो तो योग कारक हो जाएंगे। तीसरे, छठवें और एकादश स्थान सोम के साथ सामान्य शुभ रहेंगे। अष्टमेश के साथ सदा अशुभ ही रहेंगे। भावेश के साथ साथ भाव साचार्य का फल भी इस स्थिति में इनके साथ मिश्रित रूप से रहेगा। इस प्रकार से राहु केतु का जो योग कारकत्व है वो बताया है। फिर कहते हैं कि राजयोग ये सब बताए आपके लिए, तो भंग कब हो जाता है? तो इसके लिए यहाँ पर आचार्य जी कहते हैं कि धर्म कर्मादि नेतारौ रंध्र लाभादिपो यदि तयो संबंध मात्रेण न योगम लभते नरा। कि यदि केंद्र अथवा त्रिकोण, केंद्र स्थान व त्रिकोण स्थान, केंद्र अथवा त्रिकोण
इनके स्वामी स्वामी अधिपति अर्थात केंद्रेशवत त्रिकोणेश स्वामी किसी एक ग्रह की या दोनों की राशि, किसी एक ग्रह की केंद्र स्थान की व त्रिकोण स्थान की स्थान के स्वामी किसी एक ग्रह की या दोनों की राशि, दोनों की दूसरी राशि अष्टम या एकादश स्थान में पड़ती है तो उन केंद्र और त्रिकोणेश के संबंध मात्र से ही मनुष्य योग के फल को प्राप्त नहीं कर पाता, अर्थात उनके साथ अन्य केंद्रेशों व त्रिकोणेशों इनका संबंध होने पर ही वो क्या होगा, शुभ फल प्राप्त होगा। ये राजयोग भंग हो जाता है जब केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी यदि अष्टम भाव और एकादश भाव में जब भाव की राशि में आते हैं तो उनका राजयोग भंग हो जाता है। ऐसी स्थिति यदि केंद्रेश अथवा त्रिकोणेश में से किसी एक की राशि या दोनों की दूसरी राशि अष्टम या एकादश में पड़ती है तो उन केंद्र व त्रिकोणेश के संबंध मात्र से ही मनुष्य क्या होता है, वो योग के फल को नहीं, मतलब राजयोग उसको मिलना होता है तो उसको नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति होने पर अर्थात उनके साथ यदि केंद्रेशों व त्रिकोणेशों का संबंध होने पर ही क्या होगा, तो फल मिलेगा। भाग्य व्याधि पत्रे न रंध्रेशो न शुभप्रद। यदि अष्टम भाव के सभी भावों में सबसे अधिक अशुभ ग्रह हैं तो बताया गया है कि भाग्य व्याधि पत्रे न रंध्रेशो न शुभप्रद। इस प्रकार से ये आपका यहाँ पर राजयोगों से संबंधित विषय हुआ है और मारक स्थान का निर्णय और आयु छेद करने वाले ये सब मैं आपको विषय की फोटो खींच करके मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा। अब इसमें यहाँ पर एक चीज और है, महादशाओं के विषय में भी बताया गया है कि सभी ग्रह अपनी महादशा में जब अपनी अंतर्दशा आती है तब अपना शुभ व अशुभ मारक फल नहीं देते, इस स्थिति में भी अपना सामान्य फल ही दिखाते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि अपना उत्कट शुभ या अशुभ व मारक फल वे भी अपनी महादशा में अपने संबंधी ग्रह की में या अपने समान धर्मा शुभाशुभ योग कारक अंतर्दशा में ही देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि विंशोत्तरी महादशा इत्यादि से संबंधित, इसको भी मैं आपको भेज दूंगा। स्वदशायां त्रिकोणेश केंद्रपति शुभम विशेष शोभी तथा नोचित संबंध तो इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो होगा वो आपके लिए मैं फोटो खींच करके भेज दूंगा ग्रुप में, तो आप उसको देख लेना। और किसी को कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, तो आप सर इनकी पिक्स डाल देना, ये जो पढ़ाया ना थोड़ा सा तो ठीक रहेगा, थोड़ा हमें ना इजी हो जाएगा समझना जो भी है ना। बिल्कुल। और जो आपको रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड समस्या लगी हुई हो तो बताइए। मारक के स्थान का निर्णय इत्यादि ये सब विषय इम्पोर्टेंट है और हमें इसका अध्ययन और विस्तार से करने के लिए मैं आपको जो ग्रंथ में दिया हुआ है, क्योंकि 1 घंटे की कक्षा में इतना संभव नहीं है, जितना डीपली हम जाते जाएं तो हमने जो मोटा एक जो सार रूप है वो आप तक पहुंचाया और इससे आगे जो गहराई है
वो इसके फोटो खींच करके हम भेज देंगे। और जहाँ आपको कहीं समस्या लगती है तो हमारे ग्रुप में आचार्यों के नंबर हैं, तो आप उनको व्यक्तिगत फोन करके भी आप उनसे सलाह दे सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, आज की कक्षा को फिर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो जी हरिओम। हाँ जी, प्रणाम सर, धन्यवाद। जी हाँ हरिओम। आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन रहे हैं। हाँ सर। हेलो। हाँ जी 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 धन्यवाद सर। और आपके लिए एक सूचना है, अभी ग्रुप में आपने देखा होगा एक लिस्ट डली है जिसमें आपके नाम भी लिखे हैं और आपका विषय भी लिखा है। जो आपकी मौखिकी परीक्षा होगी, आप जानते हैं कि उसी के आधार पे आपका प्रमाण जो पत्र है, सर्टिफिकेट जारी होगा। तो सर मुझे मौखिकी परीक्षा एक का बारे में सर जी मुझे थोड़ा सा बताना था। मेरा उस लिस्ट में नाम ही नहीं है। आपका नाम नहीं है, मैथिली मोहरीर। ओके। मैंने थोड़ी देर से आप की एडमिशन। हाँ, आप एक काम कीजिएगा, अपना हाँ। जो भी नाम लिखते हैं उसको इंग्लिश में और देवनागरी दोनों में आप टाइप करके लिख दीजिएगा, ठीक है? अच्छा ठीक है हाँ, सर। आपका नाम लिस्ट, जिसका भी जो नाम में कोई दिक्कत है, सरनेम में कोई दिक्कत है, तो आप उसको सुधार करके बताइएगा वहाँ पे लिख के। और उसके बाद फिर एक लिस्ट जारी कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, जैसे ही आप सबके आते हैं। सर ग्रुप में मैंने डाल दिया है कि नाम मेरा रियल नेम रजनी है डॉक्यूमेंट आपका देख लिया मैंने। और निकनेम रोजी जसरोटिया है ना, तो शायद जी, ग्रुप मैं में ना लगातार दो नाम ग्रुप से देख रहा टॉपिक डाल दिया है ना, जी दो नाम बिल्कुल से टॉपिक लगातार डाल ग्रुप देख रहा हूँ, क्योंकि हाँ, नाम वो वाला देख ये लेना। आज ही आप कर दीजिएगा सभी लोग, हाँ, जिसको भी लगता है ना? जी सर। तो हाँ, क्योंकि आपके सर्टिफिकेट पे यही नाम हम लिखेंगे फिर, जो आप बताएंगे। हाँ जी हाँ। और और आचार्य जी, अगर हम लोग इसे लिखकर पेश करें तो चलेगा क्या कल का? हाँ बिल्कुल 3-4 बिल्कुल। मिनट का। आप कौन सा विषय? मतलब कल विषय जो बताना है वो। हाँ देखिए, परीक्षा मैंने परीक्षा होती है ना? हाँ और परीक्षा में आपका जो विषय रहेगा, देखिए जैसे हम एक विषय को, आपने देखा होगी कि ये विषय 1-1 घंटे के विषय हमने कक्षा में लिए हैं, जी है ना? मतलब आप तो आप जी। समझ सकते हैं कि 1 घंटे का विषय आपको 3 से 4 मिनट में कैसे प्रेजेंट करना है। तो हाँ। उसमें जैसे उदाहरण के लिए हम ज्योतिष में ग्रहों का परिचय की बात करते हैं, तो आप 3 से 4 मिनट में ग्रहों का परिचय जो हम 1 घंटे में आपको बताए हैं, वो 3 से 4 मिनट में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? तो आपको ग्रहों के नाम, ग्रहों की क्या प्रकृति है, ग्रहों के उच्च नीच क्या है, ग्रह कहाँ पे बलि होता है, कौन सा ग्रह कहाँ बलि होता है, दिन में होता है, रात में होता है, इस तरह की जो चीजें हैं बेसिक उस ग्रह से रिलेटेड, तो वो आपको 3 से 4 मिनट में बताना है। सर एक ठीक है। पराशरी फलादेश में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि कैसे बताना होगा। पराशरीय जो फलादेश है, उसमें जैसे अभी कल आपकी एक कक्षा हुई थी शुभम सर की पाराशर के मतों को लेकर के, हैं? और आज भी मारक को लेकर के आचार्य योगेश जी ने कक्षा की है। तो ये पाराशर के मत हैं सारे। पराशरीय मतलब लघु पाराशरी, मैंने आचार्य पाराशर जी का ये ग्रंथ है, लघु पाराशर और बृहद पाराशर। एक पीडीएफ भी मैंने आपको शेयर किया था, उसमें बृहद पाराशर के बहुत सारे मत थे। हाँ, तो सर 3-4 तो मिनट में फिर शॉर्ट में लेना इसको, वो थोड़ा सा बहुत बिल्कुल, expand है ना, क्योंकि इसमें कैसे करें? हाँ, इसमें विषय बहुत सारे हो सकते हैं। पाराशर के अनुसार राजयोग भी हो सकता है, पाराशर के अनुसार ग्रहों का परिचय भी हो सकता है। तो जो जो मुख्य विषय आपको दिखते हैं उस स्लाइड में भी आप देखेंगे, और एक स्लाइड में अभी डाल दूंगा जो कल हमने पढ़ा था, तो उसमें भी पाराशर के मत हैं राजयोग को लेकर के। तो जिसके पास पाराशर का मत ये विषय है, तो वो पाराशर के मतों को ही आपको बताना है कि उसमें कौन कौन से विषय पाराशर ने अपने मत के अनुसार कहे हैं। जी सर। हाँ जी। और कोई डाउट हो किसी को विषय को लेकर के, एक बार चेक कर लीजिए ग्रुप में अभी। सर पारस्परिक पद्धति पर वो संज्ञा और मारक आदि, संज्ञा मार्क आदि वैसे पाराशर की तो सेम है, प्रायः सभी ग्रंथों में आपको सेम मिलेंगी, ठीक है। लेकिन पाराशर कहाँ विशेष कहते हैं, जैसे मारक को लेकर के कुछ विशेष बातें कही हैं, और आज राजयोग के बारे में जो आपने पढ़ा वो पाराशर का ही मत है। तो इन चीजों को आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। जी सर। हाँ, ये प्रेजेंट सर जी बताइए सर। क्या है, ज्योतिष में ऐसा बहुत सारे ग्रंथ है, खूब सारे हैं, पर हम सभी के बिल्कुल जो नए लोग हैं उनके लिए सर कोई एक पुस्तक का नाम सुझाएं सर। देखिए अभी जो हम विषय पढ़ रहे हैं, आगे आपको क्या पढ़ना है
उसके लिए आप जो प्रारंभिक प्रारंभिक ग्रंथ रहते हैं ना, जैसे लघु जातकम है तो ये बृहद जातक का एक छोटा स्वरूप है, लघु पाराशरी है ये बृहद पाराशर का छोटा स्वरूप है। ये 2 ग्रंथ ऐसे हैं जो फलित के लिए आपको इनको पढ़ सकते हैं, बेसिक के लिए। ठीक है। हाँ, ब्रह्मानंद त्रिपाठी का आपको लघु जातकम प्राप्त हो सकता है, लघु पाराशरी है सुरेश चंद्र मिश्र जी का, और भी ग्रंथ हैं छोटे। तो और बिल्कुल ही अभी आप प्रवेश नहीं किए हैं ऐसा भी नहीं, थोड़ा बहुत तो जान गए हैं। हाँ, जान तो गए, पर फिर भी थोड़ा सा आगे की जगह थोड़ा सा ये बेसिक ग्रंथ है आपके लिए, लघु जातकम और लघु पाराशरी। ठीक सर। ठीक है। ठीक सर। इसके बाद भी आप अध्ययन जारी रखते हैं तो वहाँ भी आप परामर्श ले सकते हैं कभी भी, है ना? तो बराबर लेना ही होगा, ले ही रहे हैं आपसे। जी। गुरुजी इसका टाइम कितना है? धन्यवाद। कौन सा? ये जो कल प्रेजेंटेशन देना है इसका टाइमिंग कितना है? हाँ, कल प्रेजेंटेशन आपका क्लास के टाइम ही होगा, जैसे 3 से 4 मिनट मैंने लिखा है वहाँ पे, तो 3 से 4 मिनट आप देखिए कि 30 लोग हैं तो 1.5 घंटा तो उसमें निकल जाएगा। ठीक है ना? तो उस विषय के आधार पे आपको तैयारी करनी है। प्रेजेंटेशन में आपको माइक वीडियो दोनों ऑन रखना है, ऐसी व्यवस्था में आपको कल रहना है। और दूसरी बात कि प्रेजेंटेशन में सबसे पहले अपना नाम और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं ये आपको जरूर बताना है, उसके बाद अपना विषय शुरू करना है। ठीक है, 2-3-4 सेकंड में अपना परिचय देके विषय सीधा शुरू करना है। और विषय शुरू करने तो निकाल सकते हैं ना गुरु? हाँ जी, आचार्य जो पॉइंट्स तो हम साथ में रख सकते हैं ना हम लोग? पॉइंट्स आप रख सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करना है कि आप परीक्षा की तरह उसको दें, है ना? मतलब अपनी तरफ से बिल्कुल ईमानदारी से हमें परीक्षा करना है। अच्छा, है ना? क्योंकि तभी होगा आपका। जी बताइए। जी सर इसमें एक विषय है पंचदा मैत्री के बारे में, जैसे ग्रहों की मित्रता के बारे में है ना सब? हाँ, ग्रहों की मित्रता में भी आपने जैसे नैसर्गिक मित्रता पढ़ा, आपने तात्कालिक पढ़ा, आपने फिर उसमें पंचधा मैत्री के बारे में भी पढ़ा आपने, 5 प्रकार की जो मैत्री बनती है कैसे, तो उसके जो बेसिक सूत्र हैं सर ने आपको बड़े अच्छे से बताए हैं इसमें। जैसे उसमें एक केपलर का नियम बताया था आपको, है ना? तो ये चीजें कोट करने वाली होती हैं, जो आपने एक्स्ट्रा मतलब ग्रंथ से हट करके कुछ सुना है, कुछ पढ़ा है, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा वहाँ पे प्रेजेंट करना। ठीक है। हाँ, और किसी को अभी जो जितने लोग जुड़े हैं उनको अपने विषय में कोई दिक्कत हो तो बता सकता है, नहीं तो आप ग्रुप में भी आप लिख सकते हैं। किसी को लगता है कि मैं इस विषय पे नहीं बोल सकता या बोल सकती हूँ तो विषय फिर आप जो अच्छे से बोल सकते हैं उसको भी ले सकते हैं। सर मेरा नाम मुझे विषय देना पड़ेगा, यानी मेरा नाम ही नहीं होता? ठीक है, तो आप किस विषय पे आप कर सकते हैं? अभी आप लिस्ट में देख के बता सकते हैं तो मैं उसी विषय को आपको फिर लिख सकता हूँ। ऐसे कुछ नहीं सर, को दे दीजिए मुझे। हाँ, तो गणित छोड़ के दे दीजिए सर कोई भी। लेकिन गणित सर मेरे नाम पे ना 2 विषय है ना, एक रजनी नाम पे है, एक रोजी जसरोटिया पे है। ओके, इसीलिए इनका नाम कम नहीं आ रहा था। होगा ना, तो आप एक विषय इनको दे दो, उसमें से देख लो। आप एक मिनट मैं अभी आप चेक कर लो, तुरंत सुधार देता हूँ। ये रजनी नाम जो है उसका सीरियल नंबर 1 है और दूसरा आपका रोजी जसरोटिया सबसे लास्ट में है। लास्ट में, हाँ जी, तो नाम ठीक है। तो आपका शुभ नाम क्या है? सर रजनी है ना, रोजी जसरोटिया से नाम जाना जाता है। ठीक है, तो इनका जो 30 नंबर में जी आपको नाम बताएं अपना। मैथिली मोहरी। मैंने ग्रुप में भेजा है सर मेरा नाम। ओके। वो फिर भावों से विचारणीय विषय मुझे आ गए क्या वो? यानी वो जो अपने सब 12 भाव है उसके बारे में बात करनी है। जी। हाँ ठीक है सर। 12 भावों से विचारणीय विषय यानी हमारी पहली कक्षा। अच्छा। ठीक है। भावों से क्या लग्नों से द्वितीय से तृतीय से क्या अच्छा विषय है। ठीक है जी। हाँ सर जी। अभी कोई और दिक्कत हो विषय से संबंधित तो प्रेजेंटेशन का नियम आप समझ गए हैं सभी लोग? हाँ। ठीक है। रजनी नाम है मेरा, तो ब्रैकेट में रोजी जसरोटिया कर दोगे आप? ब्रैकेट्स में लिख दोगे?
उर्फ करके जैसे आ जाएगा। सर्टिफिकेट पे जो आपका डॉक्यूमेंट पे चलता है मेरे हिसाब से तो वही लिखना चाहिए, जी 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 सर। है ना? ठीक है तो सर। आपने हाँ जी मुझे शायद ग्रुप में भेजा है हाँ जी। अंजलि सदानंद नाजरे, है ना? यही है। नहीं ये तो मैम का ये है, मेरा नहीं है। मेरा है, हाँ मेरा है ये इनका होगा ना। अंजलि मेरा सदानंद तो नाजरे, रजनी जो है सर। पहला है अंजलि। ओके 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 ओके, ठीक द्वितीय है। शास्त्र तो का आप परिज्ञान आप सिद्धांत। एक बार मेरे को डाल दें ग्रुप में ना, है ना? जो रोजी जी हाँ आप जी एक डाल बार, दिया उनका सर, 10वें डाल दिया नंबर है। पे सर, 10वें नंबर पे उनका। हाँ सर डाल दिया है मैंने ना, अच्छा नोट ठीक डाला है है वहाँ पे, आप चेक कर लेना एक बार ना। हाँ जी ठीक है ठीक आप पढ़ लेना। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। और कोई डाउट किसी को? तो कल की तैयारी कीजिए आप लोग, ठीक है? और विषय से संबंधित कोई दिक्कत आती है तो हाँ जी बता सर। वो दीजिएगा। अभी सर ये जो सर ने तत्कालिक और पंचधार मैत्री का पढ़ाया था ना थोड़ा, जी तो वो मेरा जी उस दिन मुझे थोड़ा सा कुछ क्लियर नहीं है, तो उसका लिंक का मिल जाएगा ना हमें? मैं कोशिश करता हूँ कि उसका रिकॉर्डिंग यहाँ से भेज हाँ दूँ हाँ आपको, हाँ है उसमें ना? थोड़ी कि जो दिक्कत है अवेलेबल, मुझे ना। हाँ। हाँ जी हाँ वो मुझे थोड़ा फिर भी सा आप डाउट है। जो पुराने नोट्स वगैरह आपने सभी ने बनाए होंगे अपने अपने, है ना? थोड़ा उनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। जी और जी जी अभी तक 24 घंटे हैं ही, ठीक है? तो ठीक है, यहीं पे हम आज रोकते हैं कक्षा, फिर कल मिलते हैं आपकी परीक्षा के साथ। क्लियर? जी सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद जी सर। प्रणाम सर। धन्यवाद। धन्यवाद।